Hello students, welcome back to my channel Simplified Learning. Please like, subscribe and share my channel. Now this is the part 2 of Indian economy on the eve of independence. In the previous class we have done part 1. Now today we will do part 2 of Indian economy on the eve of independence. अब हम इसमें आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे देख लेते हैं. आज हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे. डेमोग्राफिक कंडीशन, occupational structure, infrastructure, positive contributions of British rule, and last is state of Indian economy on the eve of independence. Okay students, let's start with our first topic, that is demographic condition. Demographic condition क्या होती है कि हमारी इंडिया की उस समय में कंडीशन क्या थी कि कितने लिटरेट थे, कितने इलिटरेट थे, कितने फीमेल लिटरेसी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी थी, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या था, पावर्टी कितने लेवल तक थी और हमारी इकोनॉमी कितनी स्टेबल थी, कितनी अनस्टेबल थी. ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था, डेमोग्राफिक कंडीशन. फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा कब हुआ था, 1881 में. ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ हमारा, 1881 में. एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मीन्स कि इसमें हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज की ओर मूव करे थे. डेमोग्राफिक कंडीशन की फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे इसमें हमारे इस ईयर में हमारे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो इसलिए हम इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं. ये जो 2 डेट्स हैं, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कई बार आपको एग्जाम्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है. ठीक है. नाउ डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर कॉलोनियल रूल, इसके 6 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, हाई बर्थ एंड डेथ रेट. उस टाइम पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा था. ठीक है, बर्थ रेट हमारा नियरली 48 पर 1000 था और डेथ रेट हमारा नियरली 40 पर 1000 था. बर्थ रेट कितना था, 48 पर 1000. दिस इज अप्रॉक्सीमेट फिगर, नॉट एग्जैक्ट फिगर. ओके, डेथ रेट नियरली 40 पर 1000. Now what is death rate and birth rate? See this, birth rate is number of children born per 1000 in a year. जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, बर्थ से आपको पता लगता है कि जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं पर 1000 इन अ ईयर, एक ईयर में पर 1000 के हिसाब से जितने बच्चे जन्मे हैं उनको हम बोलते हैं बर्थ रेट. डेथ रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर. अब जितने बंदे या जितने बच्चे मरते हैं वो हमारे पर 1000 इन अ ईयर, वो हमारा डेथ रेट हो गया. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. जब हमारे सारे हो जाएंगे तब मैं आपको मौका दे दूँगी. ओके, नाउ प्रीवियस स्लाइड इज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. उस समय हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हम लोग लिटरेट हो. अगर हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते थे और अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसलिए ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया. ठीक है, अब हमारी लिटरेसी रेट, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट थी उस टाइम पे हमारी वो लेस देन 6% थी, लेस देन 6% थी. और फीमेल की हमारी अबाउट 7% थी. ओवरऑल जो थी वो 6%, लेस देन 6% थी. एंड जो हमारी ओवरऑल जो फीमेल की थी वो हमारी अबाउट 7% थी. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है जैसे एयरबॉर्न डिसीजेज हो गई, वो हमारी बहुत ज़्यादा थी. हमारी हेल्थ फैसिलिटी उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तभी हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट सारी जो हमारी लो लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सारी पावर्टी, ये सारी हमारी जो भी थी उस टाइम पे थी. पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी हमारी. नेक्स्ट है हाई इन्फैंट मोर्टालिटी रेट. अब इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, आ जाइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. नंबर ऑफ इन्फैंट्स, number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year. जो हमारे नंबर ऑफ इन्फेंट्स थे वो 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती थी उनको हम बोलते थे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ओके, अब उस टाइम पे हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी थी, 218 पर 1000. 218 पर 1000 उस टाइम पे हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इन्फैंट मोर्टालिटी रेट थी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाती है,
एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। एवरेज नंबर ऑफ ईयर निकाल लेना। एवरेज तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं, आपने 11th में कराई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा इतना जिएगा, हम लोग इतना जिएंगे, वो एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी वर्ड आया। और लाइफ तो आपको पता ही है, एंड एक्सपेक्टेंसी आपने यहाँ से निकाल लिया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारी उस टाइम पे 32 ईयर्स की थी। सिर्फ 32 ईयर्स तक आप एक्सपेक्ट करते थे उस टाइम पे कि कोई भी इंसान जिएगा, क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, एयरबॉर्न डिसीजेज बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो इतने लोग ज़्यादा नहीं जीते थे उस टाइम पे। ये एक्सपेक्ट किया गया कि 32 ईयर्स से ज़्यादा लोग नहीं जिएंगे, एक्सपेक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज वाइड स्प्रेड पावर्टी। उस टाइम पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी लो था। क्यों था? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। किसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था? इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने हमारा इंक्रीज नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने, इसलिए हम लोगों की क्या थी? हम लोग गरीब थे, इसलिए हमारी पावर्टी थी। तो इस सारे पॉइंट्स आपके डेमोग्राफिक कंडीशन के हैं। ठीक है, ब्रिटिश रूल क्या था? हमारा मेन रीज़न था जो हमारी प्रोफाइल को, इंडिया की प्रोफाइल को, पॉपुलेशन की प्रोफाइल को घटाने के लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हुआ था। हमारी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा घट गई थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की। नाउ स्टूडेंट्स टेक दिस स्क्रीनशॉट, इससे आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी टर्म्स थी। इंपॉर्टेंट टर्म्स: बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन का। इसमें कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं या MCQ आ जाते हैं। आपको बर्थ रेट पूछ लेंगे और इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको इसमें से बताना होगा कि बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या है। या 1 मार्क्स में पूछ लेंगे डिफाइन बर्थ रेट, डिफाइन डेथ रेट, या डेमोग्राफिक कंडीशंस के कितने पॉइंट्स थे। ठीक है, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन आपको सबको पता है, ऑक्यूपेशन मीन्स काम करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। इसमें हम वर्किंग पॉपुलेशन को हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं उसको हमने डिफाइन किया, उसको हमने बोला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हमारे सेक्टर्स 3 थे। प्राइमरी सेक्टर था हमारा, उसमें मेनली एग्रीकल्चर था। फिर सेकेंडरी सेक्टर था, फिर हमारा टर्शरी सेक्टर था। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में काम करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ इसमें हमारा स्टेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमारी कैसी थी? 2 पॉइंट्स में डिवाइड है। प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंड रीजनल वेरिएशन। और हम लोगों को सब पता है कि उस टाइम पे हमारी प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सी थी? एग्रीकल्चर थी। हमारे ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे। एग्रीकल्चर में 75% अराउंड इन्वॉल्व थे, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर उसमें ओनली 25% लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। 75% जो हमारे लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन आ गया, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह आ गए, उसमें हमारे ओनली 25% पीपल ही लोग इन्वॉल्व थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम लोग जल्दी से ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हों, ताकि उन लोगों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीजनल वेरिएशन। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसमें क्या था? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे डिक्लाइन था। ठीक है, पर यहाँ पे इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन था, पर इन स्टेट्स में हमारे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हो रहा था। सर्विस सेक्टर इंक्रीज बढ़ रहा था। उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंक्रीज था और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको आप बोल सकते हैं वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा रीजनल वेरिएशन है कि अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंगली अलग अलग हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या डिफरेंट इंडस्ट्रीज उनका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था कि कहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा था, कहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर कम था, कहीं पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा था, कहीं पे दोनों ही ज़्यादा थे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। उस टाइम पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट कैसी थी? रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला है रोड्स। एक जगह से दूसरी जाने के लिए हमको आसानी से रॉ मटेरियल्स ले जाने थे,
तो रॉ मटेरियल्स को हम आसानी से ले जाएं, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट किया रोड्स का, ठीक है। बट उन्होंने ऑल वेदर रोड्स का डेवलपमेंट नहीं किया, या जो विलेजेस में रहते थे या जो फेमाइंस के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे रोड सही तरीके से चल सके, ऐसी रोड्स का डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। रोड्स का डेवलपमेंट तो उन्होंने कर दिया कि उन्होंने रोड्स बना दी कि ताकि आसानी से रॉ मटेरियल्स को वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस, अनदर प्लेस हम शिफ्ट कर सकें। बट उन्होंने ऑल वेदर रोड्स या जो विलेजेस में रहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी रोड्स नहीं बनाई। उन्होंने सिर्फ अपने पर्पस के लिए रोड्स बनाई, जहाँ से उनको अपना रॉ मटेरियल आसानी से ले जाना होता था। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज रेलवे। वही था, अपने रॉ मटेरियल्स को आसानी से और जल्दी ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को उसका रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया, ताकि उनका रॉ मटेरियल आसानी से और जल्दी पहुंच सके और विदाउट एनी बैरियर। जैसे रोड्स में तो बैरियर आ सकता है कि ऑल वेदर रोड है, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो रेलवे में वो कारण नहीं थे। उन्होंने विदाउट एनी बैरियर हम अपना सामान एक दूसरे से जगह दूसरी जगह ले जा सकें, और इससे हमारा फॉरेन ट्रेड भी हुआ। ब्रिटिशर्स अपने फॉरेन ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी रेलवेज का यूज़ करते थे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर से बहुत जल्दी हमारा सामान पहुंच सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट से भी हमारा, जो उन्होंने स्विस कैनाल बनाई थी उसमें उनका डायरेक्ट ट्रेड रूल था, इसलिए तो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल था ब्रिटिशर्स के लिए। ये चीज़ें हमारे लिए भी हेल्पफुल थी, बाद में इसका फ़ायदा हम लोगों को भी हुआ, बट उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए ये सारा डेवलपमेंट किया था। कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, या अपना पूरा कंट्रोल रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन भी डेवलप किया, ठीक है। तो ये चार हमारे पॉइंट्स हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। नाउ नेक्स्ट, रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया क्यों था, ये आप लोगों को मैंने इसी पॉइंट में बता दिया। स्टेट पे रेलवेज का, रोड्स का डेवलपमेंट क्यों किया था, रॉ मटेरियल को आसानी से ले जाने के लिए। रेलवेज का डेवलपमेंट क्यों किया था, कि अपना पूरा कंट्रोल रख सकते थे, वो हर स्टेट के ऊपर कंट्रोल रख सकते थे, क्योंकि उनकी ट्रेन उनकी हर जगह जाती थी, तो वो हर स्टेट पे अपनी निगाह रख सकते थे, और प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन लोगों से उन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का क्यों किया था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब जो ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट किया, चाहे वो इंडस्ट्री का किया, एग्रीकल्चर का किया, और किसी भी सेक्टर का किया, स्विस कैनाल लाए, जो भी उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करी उसका हमको फ़ायदा भी हुआ। तो उसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे ब्रिटिशर्स के? पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उन्होंने हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया कि हम लोग अपनी क्रॉप को ग्रो करके मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, और अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रख सकते हैं, और उससे हम लोग अपना पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रेलवेज लाए, रोड्स लाए, एयर ट्रांसपोर्ट लाए, वाटर ट्रांसपोर्ट लाए, तो उससे हम लोगों को आसानी से एक जगह दूसरी जगह जाना आसान हो गया, और वो कई उनमें से चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी थे, और हम लोगों को हमारा टाइम भी बचता था कि हम लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, हमारा टाइम सेव होता था, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, और एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को कोई सामान भी भेजना होता है तो उससे भी हम लोगों को ईजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस पे चेक रखने के लिए रेल रोड को सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, ऐसी जगह पे, ठीक है। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पहले बार्टर इकोनॉमी थी। बार्टर इकोनॉमी तो आप लोगों ने सबने पढ़ाई है, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं, बार्टर इकोनॉमी। तो उन लोगों ने हमको बार्टर इकोनॉमी से शिफ्ट करके मॉनेटरी सिस्टम पे ला दिया था। इससे हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों को आसानी से हमारा ट्रेड जो है वो इजीली पॉसिबल हो गया। नहीं तो हम लोगों को वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आपको याद होगा, यस, हाँ, तो उसके लिए हम लोगों को दिक्कत आती थी कि ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला भी वो चाहे जो हम उसको बेचना चाहते हैं, तो वो दिक्कत हमारी उन्होंने दूर कर दी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएट किया उन्होंने ऐसा कि जो कई पॉलिटिशियंस को जन्म दिया, तभी आज हमारा पॉलिटिशियंस हैं तो हम लोगों को फ़ायदा भी है उनका, ठीक है।
और हम लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत ही उस टाइम पे तभी उन्होंने ही करी थी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया उन्होंने, और हम लोगों को डिसिप्लिन वे में काम करना भी सिखाया। तो ये हमारे सारे क्या थे, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल थे। नाउ लास्ट, अब ये आपका होमवर्क है। आप लोगों को ये होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिश रूल ने कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, वो सारे हमको पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों को। तो ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ आई होप कि आप लोग ये होमवर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर्स लिखेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट लास्ट स्लाइड, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमारी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और हम लोगों को ब्रिटिश कॉलोनी ट्रांसफॉर्म हो गई थी और हम लोग उसके क्या बन गए थे, हमारी कॉलोनी बन गई थी और वो रूलिंग पार्टी थी। ये हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, व्हाट इज कॉलोनिज्म, ठीक है उसमें। तो कॉलोनियल इकोनॉमी क्या थी, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स था उस टाइम पे, कमर्शियलाइजेशन था, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को कॉलोनी बना लिया और खुद रूलिंग पार्टी थे, ठीक है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसमें क्या था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला रिलेशन, जो हमने एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म सिस्टम, वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था ना, ज़मींदार लगान, वो सारा इसमें आ जाएगा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में। थर्ड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीन्स हमारी लो पर कैपिटा इनकम थी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या होते हैं, ठीक है, एवरेज निकलता है जिसका, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन की जो हमारी इनकम निकलती है। स्टैग्नेंट थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, सारी चीज़ें हमारी रुकी सी हुई थी एक तरह से। बैकवर्ड इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं थी, एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा डेवलप नहीं था, लो पर कैपिटा इनकम भी थी, ट्रेडिशनल मेथड्स थे एग्रीकल्चर करने के, तो उससे हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हाई बर्थ रेट था हमारा, बर्थ रेट उस समय बहुत ज़्यादा था, ये मैंने आपको पीछे बताया कि बर्थ रेट क्या होता है। मास इलिटरेसी थी, बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लो लिटरेसी रेट भी हमने डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ा है, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, ये इसमें क्या था, नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल असेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। हम लोग के पास एक एक्सेसिव यूज़ हमने करा, जैसे एक हमारे पास रिसोर्स कोई है, उसका हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी उस टाइम पे। सिक्स्थ एंड लास्ट इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी कि उस टाइम पे डिवाइड एंड रूल किया था उन्होंने। अगर हम अलग अलग रहेंगे तभी तो वो हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। अगर हम एज अ टीम हो जाते तो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए डिवाइड एंड रूल था। रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज थी, और जो हमारी फर्टाइल लैंड थी वो सारी कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान को चली गई थी। तो इसमें क्या क्या था, डिवाइड एंड रूल था, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स था, और फर्टाइल लैंड हमारी पाकिस्तान को चली गई थी, ठीक है। चलो अब हम एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स। आज हमने कौन कौन से पढ़े, डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ा, इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, पावर्टी, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, ये सारे पढ़े। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व थी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस टाइम पे कैसा था, रोड्स कैसी थी, रेलवेज कैसे थे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स की क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था हमारे को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारा सही कर दिया था, डिसिप्लिन वे में काम करना सिखाया हम लोगों को, और रेलवेज हो गए, रोड्स हो गए, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, उसका डेवलपमेंट किया था। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसी थी हमारी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, उसमें क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और वो ब्रिटिश का वो कॉलोनिज्म वाला आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, दूसरा हमारा था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसमें लैंड लॉर्ड टेनेंट वाला रिलेशन, वो जो ज़मींदार सिस्टम आएगा, लगान आ जाएगा, हाई रेट ऑफ लगान था, वो सारी चीज़ें। थर्ड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम थी हमारी, वेरी लो पर कैपिटा इनकम थी एक्चुअली। फोर्थ, बैकवर्ड इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं था, ट्रेडिशनल मेथड्स से, हाई बर्थ रेट था, मास इलिटरेसी थी, पढ़ने वाले कम थे, पढ़े लिखे लोग कम थे। बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी क्या था, फिजिकल असेट्स का वो रिप्लेसमेंट किया, एक्सेसिव यूज़ किया वो सारा। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स था, और हमारी जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान को चली गई थी। सो टुडे our today's topic is completed. I hope you enjoy, I hope you have understood this video.
Please like, share and comment and subscribe my channel. Okay students, bye.